तो स्टूडेंट्स, शुरू हो चुका है चैप्टर 7 और बिहार एससीईआरटी की किताब इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है तुर्क अफगान शासक। तो ये है चैप्टर 3। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर जुबैदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हुए टेलीविजन पर देख रही थी। अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ठीक है। आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार और वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे। यहाँ दिल्ली वाला नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। ठीक है। ये जो शासक है आप देख सकते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर रजिया सुल्तान आती हैं तो 1236 से 1240 और फिर बलबन 1266 से 1287। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो चलो। और ये है खिलजी वंश, ये है खिलजी वंश और ये है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। यहाँ पे आप सन देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इसमें इतना मिस प्रिंट क्यों है। अगर पहले से कोई पढ़ा ना रहे तो पढ़ा भी नहीं सकता है इस पेज को, अगर जिसे नॉलेज ना हो। सैयद वंश, खिज्र खान, लोदी वंश, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है। आप देख रहे हो सन यहाँ दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी नाम के तुर्क आक्रमणकारी ने जब मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई, उसने अपने तक सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया, अपने गुलाम। ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। इस तरह उसके प्रमुख गुलाम इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांत का नियंत्रण प्राप्त हुआ। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश यानी कि अल्तमश को प्राप्त हुआ और इसने मध्य एशिया के संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। ठीक है। उसके उत्तराधिकारियों ने रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है, किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ है। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों को ममलुक भी कहा जाता है क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम ममलुक के रूप में कार्यरत रहे थे। चूंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य की दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी? 1290 ईस्वी में खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रंथभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत में भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय हासिल की। चूंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वापस कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल ने तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इसने
बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। परंतु तो आते ही रहता है, आपकी लाइफ में भी आते ही रहता होगा। उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था? आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश और लोधी वंश के शासकों ने राज्य किया। ठीक है, सब नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन साथ में रखना है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे? तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तान को सूबेदार, सेनापति, प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक यानी कि सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का सहयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊपर राजनीति में प्रदान किए। इनमें भारतीय, मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए, परंतु हम यह याद रखना चाहिए कि सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्क संगत थी। यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। ठीक है, अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसमें अमीर थे, अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था। अब बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने के काम करते थे। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग यानी कि विजरत में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे यानी सुल्तान की सेना का प्रबंध, वकील दर, राज परिवार की देख रेख करना, फाजी यानी कि मुख्य न्यायाधीश, राजकीय फरमान जारी करने वाला, बरीद ए मुमलिक, इसे सही करना आप लोग, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला शामिल थे। अक्ता व्यवस्था, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अक्ता कहलाते थे। इसके अधिकारी नुक्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिक के वेतन दिया करते थे। अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ताकि उनके पद अनुवांशिक ना बन जाए। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ते से दूसरे अक्ते में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए अमील नामक लेखा अधिकारी अक्ताओं में रखे जाते थे। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। यह अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था। ठीक है, अब मुक्ति के अधिकार को जानेंगे। मुक्ति निजामुल मुल्क की रचना सियासतनामा के अनुसार उन्हें मुक्ति यह समझना चाहिए कि प्रजा किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन यानी कि भूमि कर अथवा प्राधिकार माल ए हक वसूल करने का है। प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मुक्ति को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो मुक्ति नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त कर दंडित करना चाहिए। मुक्ति और वली उन प्रजा पर उसी प्रकार
नियंत्रक है, जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। 3 या 4 वर्ष बाद आमिल और मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। अक्ताओं में मुक्ति एवं आमिल के क्या अधिकार और दायित्व थे? तो ये तो हो गया एक प्रकार का क्वेश्चन। अब जान लेते हैं स्थानीय प्रशासन। समकालीन स्रोतों में शिक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। शिकदार यानी कि राजस्व अधिकारी एवं फौजदार यानी सैनिक अधिकारी शिक से जुड़े हुए पदाधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे। साथ ही राजस्व वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी लगभग 100 गांव के प्रधान होता था। बाद में समय में यह इससे भी आप लोग सही करना नामक प्रशासनिक इकाई जो केंद्र बने गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के प्रमुख अधिकारी मुकदम एवं पटवारी थे। पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि और लगान का लेखा रखता था। गांवों में ग्राम पंचायतें झगड़ा का निपटारा करते थे। मंगोलों का खतरा। 1219 में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया था, आगे देखते हैं। सैनिक प्रशासन। सैनिक विभाग दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। वह सैनिक की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। दिल्ली के तुर्क सुल्तान ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसने सैनिकों का हुलिया यानी कि पहचान चिन्ह रखने पर जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया था कि घोड़ों पर दान लगाया जाए ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके अपनाकर बार बार एक ही घोड़ा ना दिखा सके या निम्न कोटि के घोड़े ना रखे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों के लिए नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांवों ने भूमिकर वसूलने के अधिकार दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। उसके समय में एक घुड़सवार सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष वेतन मिलता था। जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उन्हें 78 टंका और मिलते थे। दिल्ली के सुल्तान ने मजबूत सैनिक ताकत रखी एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। भारत में एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण। दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उसे नगद वेतन दिया। समकालीन इतिहासकार लिखता है कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, उनकी दामें कम कर दी। एक अन्य समकालीन लेखक के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा की सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। अलाउद्दीन ने अपने एक आमिर से एक बार कहा था, यदि मैं जनता को धन भी दूं तो वह प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए मैंने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया और इसका लाभ प्रत्येक तक पहुंच पाएगा। इस प्रकार अनाज सस्ता कर दिया जाएगा। मैं नगर में अनाज लाने वाले नए गानों यानी घुमक्कर व्यापारियों को बुला भेजूंगा। अनाज क्रय करने और नगर में लाने हेतु उन्हें कोषागार दे दूंगा। मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वस्त्र और अन्न दूंगा। सुल्तान ने खाद्यान्न से लेकर वस्त्र, मवेशी और दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर दिया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए अदल, घोड़े, गुलाबे और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं वस्तुओं के मूल्य को। बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर किया गया। अनाज को गांवों से बाजार तक लाने की जिम्मेदारी बंजारों को दी गई। लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। 48 जीतल का एक टंका आज के चांदी के 1 रुपए के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक मन आज के लगभग 15 किलोग्राम के बराबर होता था। ठीक है। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़े लाने के लिए
अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने और बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक, बरीत यानी खुफिया अधिकारी, गुप्तचर की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था। जमाखोरी, चोरखोरी, कम तौल पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर बाजार में घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे तथा अलाउद्दीन का यह मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई थी अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था। इतिहासकार फरिश्त ने मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा की है। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से अनेक वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई थी और वर्षों तक सस्ती रही। वस्तुओं के सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए। 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में अपना शासन कायम किया तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। अंतर केवल इतना था कि भूमि की आय कर अधिकार करने वाले लोग बदल गए। पुराने शासक वर्ग राय, राणा, रावत के स्थान पर अब तुर्क शासक वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगे। इतिहासकार बर्नी हमें बताते हैं कि खुद मोहम्मद चौधरी धनी किसान का वर्ग राज्य की ओर जो किसान से भूमि कर यानी कि खराज वसूल करते थे। खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था। ये लोग किसान से लेते थे, वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी कर्मचारियों का यह वर्ग स्वयं धनी किसान होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगान वाले कर का बोझ वे गरीब किसानों पर डाल देते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया और राज्य द्वारा किया से कर वसूलने का काम सीधे अधिकारियों को दे दिया। उसने दुआब क्षेत्र और खालसा भूमि यानी कि सुल्तान के अधीन भूमि को खालसा भूमि कहते थे कि माप करवाकर उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। लगान की दर एक समान रखी गई, चाहे वे धनी किसान हो या सामान्य किसान। इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसान को नुकसान करके अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति दयनीय बनी रही क्योंकि उन पर करों का बोझ बढ़ गया था। मोहम्मद तुगलक ने भूमि लगान की दर उपज के आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दी, साथ ही कुछ नया कर भी लगाए। दूसरे करों को सख्ती से वसूला जाने लगा। इन प्रयासों से किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा और विद्रोही हो गए। किसानों का उत्पीड़न। बर्नी की रचना तारीख है फिरोजशाही के अनुसार सुल्तान ने सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों की बहुतायत से दुआब बर्बाद हो गया। हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगाकर जला दिया और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने शिकवारों और फौजवारों को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दें और लूट मार करें। उन्होंने बहुत से खुद और मुकदमों को मार डाला और बहुतों को अंधा कर दिया। जो बच निकले उन्होंने अपने गिरोह बना लिए और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों सुल्तान शिकार खेलने आधुनिक बुलंद शहर गया। उसने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र को लूटकर उजाड़ दिया जाए। सुल्तान ने कन्नौज से लेकर बलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूटमार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया मार डाला गया। अधिकांश किसान भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिले उसे मार डाला। मोहम्मद तुगलक राज कार्य में नए नए प्रयोग करने वाले सुल्तान थे। उस समय के इतिहासकारों ने सुल्तान की कई योजनाओं के विशेष रूप से विवरण दिए हैं। राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने संभवतः 1326 से शायद ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों के दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, आपके इस विषय में इकाई एक इतिहासकार की भूमिका शीर्षक में इतिहासकार बर्नी और के विवरण को पढ़ा है। आप पाठ के उस भाग को पुनः पढ़ें और चैप्टर 3 मानचित्र 3 पर नजर डालिए। इसमें राजधानी परिवर्तन के मार्ग की पहचान करें। तो ये आप पहचान कर लीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। खुरासान विजय। मोहम्मद तुगलक खुरासान यानी ईरान के जीतने की योजना बनाई। खुरासान में इलखान मंगोलों का शासन था और अबू सैयद वहाँ का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों का एक विशाल सेना खड़ा की। उसने ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान के मंगोल शासक तरन शरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की, परंतु सुल्तान की खुरासान पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासान के सुल्तान दोनों दोस्त बन गए। दूसरी ओर
उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे नहीं थे, अतः सैनिकों को उनके पदों से हटा दिया गया। अचानक हटाए नए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती और लूटमार करना आरंभ कर दिया। वे जनता एवं सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन गए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए थे। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के ना होकर तांबे जैसी सस्ती धातु से बनाए जाते थे। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सिक्कों की नकल करना आसान था, लेकिन नकली सिक्के बनकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे। सोने चांदी के सिक्के को बनाकर अपने घरों में जमा करने लगे, किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया, तब सुल्तान के सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। कृषि सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए योजना बनाई। दीवाने अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग नया विभाग बनाया, जिनमें 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी खाली ना पड़ा रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि के खेती के तहत लाने का था। किसानों को बीज, हल, बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया, परंतु सुल्तान तक बंजर भूमि का हजारों भाग भी खेती के लायक नहीं बनाया जा सका। सुल्तान ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वे इस काम को करने के योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाया था, अतः किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन थे। कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है। यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई। क्या बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को कृषि के विकास सुधार के लिए क्या सहायता दी जाती है? सल्तनत काल में कृषि उत्पादन। 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफ़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। ठक्कुर फेरू, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकराल के प्रमुख था, करीब 25 फसलों के नाम गिनता है। उसने खाने वाली फसलों में वह गेहूं, धान, मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा तथा दलहन यानी कि उड़द, मूंग, मसूर के विवरण देता है। नकदी फसलों में वह गन्ना, कपास, तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इल्खान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था कि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करते थे कि वे अपनी फसलों में सुधार करें। गेहूं की जगह गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री गहुफायान से रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। उसने यमुना नदी से पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी से मिलती है। एक नहर सतलज और घग्गर नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला था, उलुग खानी नामक 2 नहरों से खींचा जाता था। इसके नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया। एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती ना होती हो। सल्तनत काल में किसानों का जीवन। सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था जो गाँवों में रहता था। एक गाँव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। एक ओर तो बड़े भूमि के भागों का मालिक खुद मुकदक एवं चौधरी थे, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलहर किसान थे, जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छत छप्पर वाली मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करते थे। वे खाना पकाने एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं उद्यम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग की दहलीज पर खड़े थे। जब वह संपन्न हुए तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की, जैसे घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और खाना खाना। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे में के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त और हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करते जाना।